क्यों लड़के बेचारे आपस में। बस 1 मिनट रुकना ना, मेरे को लिंक भिजवाना है, फिर शुरू करते हैं। हरिवंश सर, 1224 वाला लिंक भेज देंगे, मेरे को ही भेज दो। मैं भेजता हूँ। वहां पे कुछ ओपन नहीं है। 1224 वाला है। चलो। कोई नहीं, बंद कर देना फिर। भयंकर लड़ाई होगी। हेलो। हाँ जी। जी मैम। कहाँ से मैम? मैम अभी तो मैं क्लास में हूँ मैम, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। आया लिंक? B14। चलो जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव वर्मा है। और आज हमारा फर्स्ट डे है, जो आपके 7 डेज के जो फ्री डेमोज हैं ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है ना? तो आज हम बेसिकली एक ओवरव्यू देखेंगे हमारे पेपर 1 का। ठीक है? तो सिलेबस डिस्कशन के दो एक्सपेक्ट्स है, या तो हम इकट्ठा पेपर 1 पेपर 2 इकट्ठा भी देख सकते हैं। बेटर क्या है कि हम पहले पेपर 1 को देखें और फिर हम पेपर 2 को देखेंगे, क्योंकि हमको बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ ये समझ आ रही है पूरे एक्सपेक्ट में, कि जो ऑप्शनल्स है हमारे, चाहे हिस्ट्री है कोई भी ऑप्शनल है, वो आपका दो पेपर्स में डिवाइडेड है। जैसे आपका पेपर 1 और दूसरा हो गया आपका पेपर 2। दोनों आपके 100 100 नंबर का है। और इसमें आपको जो सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं टोटल 8, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका कंपलसरी होता है। और इसके अलावा अब जो बचे आपके 7 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको अराउंड 4 यहाँ पर करने होते हैं। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 20 नंबर के। आपके 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो दोनों ऑप्शनल मिला के दोनों पेपर आपके 200 नंबर के हो गए। अब जो पेपर 1 है हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का, उसमें हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री है, साथ में हमारे पास मिडाइवल हिस्ट्री है। और हमारा जो पेपर 2 है, पेपर 2 में हमारे पास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, और उसी के साथ हमको वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। ये हमारा बेसिकली अभी सिलेबस है। तो यहां पर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के बेसिकली एक जनरल पर्सपेक्टिव,
क्या क्या हमारे क्वेश्चंस रहे हैं लार्जली, और क्या रिपीटेड थीम्स है, ठीक है ना। रिपीटेड थीम्स है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास। और हिस्ट्री में ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्सिंग। और वही, चाहे वो आपका यूपीएससी है या चाहे आपका एचएएस है, दोनों ही एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, सोर्सिंग। तो सोर्सिंग लिटरली हमारे पास दो टाइप की होती है। एक, विच आर इनफाइनाइट सोर्सेज, जो कि आपकी लार्जली क्या हो गई, बुक्स, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सिंग आपको पूरे के पूरे जर्नी में है, चाहे वो अलाइड है, एनटी है, एचएस है, यूपीएससी है, वो है आपके पीवाई क्यूज। पीवाई क्यू से ऊपर कुछ भी नहीं है, पीवाई क्यूज। और दूसरा हो गया आपका सिलेबस। अब देखो हिस्ट्री का सिलेबस में आपको सच बताऊं तो पूरा हिस्ट्री है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर पैलियोलिथिक एज टिल योर प्रेजेंट टाइम। अब उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं और वो पूछ भी रहे हैं। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी पूछ रहे हैं, हिस्ट्री का कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सिलेबस, ऑब्वियसली हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं, आपको सिलेबस मिल भी जाता है। सिलेबस तो हम डिस्कस यहां पर अभी नहीं करेंगे, लेकिन सिलेबस से बेटर डिस्कशन क्या है, आपके थीम्स। क्योंकि हर थीम से कुछ ना कुछ उठाया है, उसी के अंदर आपको देखोगे पूरा का पूरा सिलेबस छुपा होता है। बाकी जो सिलेबस की पीडीएफ है वो ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं, और हम ऐसे भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब अपने बारे में थोड़ा मैं बताऊं। मुझे पढ़ाते हुए इस साल 7th ईयर है, ठीक है। तो फिर मैंने बीच में पीएचडी कर ली थी 2019 में। अभी 2023 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है। मेरे कुछ रिसर्च वर्क्स है हिस्ट्री का, जैसे 2-3 पब्लिश हो चुके हैं। एक मेरा हिमाचल के प्रति था, जिसमें अभी रिसेंटली जो हमारी जो एजुकेशन बोर्ड है उसने आपका एच बी बोस हिमाचल की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी मेरा रिसर्च वर्क था। और जो आपकी टूरिज्म पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश की, जो वो थीमेटिक टूरिज्म है, वो भी मेरा रिसर्च वर्क है। तो हिस्ट्री मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन मैंने बेसिकली एमबीए करा है। एमबीए करने के बाद 2 साल मेरा मैनेजमेंट में ट्राई रहा, लेकिन हुआ नहीं। मैनेजमेंट में बिल्कुल रैंक्स नहीं है। उसके बाद मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज किया। उसमें काफ़ी कपल ऑफ इंटरव्यूज यहाँ पे फेस किए हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत बैकिंग है वो मेरा दिल्ली से जीएस कोर, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट सुना होगा, उस टाइम डॉक्टर सीमा आलवी होते थे, आजकल वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। उनसे मेरा पूरा का पूरा कोर्स 2016 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो हम उसको, जो मैंने वहां पढ़ा है और जो प्रेजेंट हमारी एचएस की डिमांड है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिवेल करेंगे। और हम इस तरीके से कोशिश करेंगे कि हम लोग 200 में से 130 प्लस चले जाए। इसमें चाहे जो पिछले साल थे हमारे यहाँ से राहुल शर्मा सर, उनके नोट्स भी इनकॉर्पोरेटेड है, और उनका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक ज़्यादा, क्योंकि सोर्सिंग के ऊपर मैंने बात की थी, सोर्सिंग बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो क्लास के जो नोट्स होंगे क्रक्स, वो आपको जो बुकलेट मिलेगी पेपर 1 पेपर 2 की, वो। इसके अलावा मैं आपको खुद अपने से पीडीएफ वगैरह दूंगा विद द हेल्प ऑफ, जैसे आपके जो भी ये एआई है, तो रिमेम्बरेंस के लिए आपको वो हेल्प करेगी, जैसे एक्रोनिम्स वगैरह हो गए, कुछ भी ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपको 3 सेट ऑफ नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे। आइडिया क्या रहेगा, आइडिया रहेगा हमारा 70 से 75 दिन में हिस्ट्री ऑप्शनल को कंप्लीट करना। और कायदे से हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन करें। तो 150 क्वेश्चन में से जो थीम्स, रिपीटेड थीम्स है और जो छोटी मोटी थीम्स है, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। और उसी थीम्स में आपके टोटल 10 प्लस पेपर 2 के 10, 20 क्वेश्चन हमने निकालने हैं। ये हमारा आइडिया रहेगा। पूरी रिगरस स्टडी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर आप इसको सही मायने में बताऊं, 60 दिन में पूरा सिलेबस हो जाता है। मैं तो बल्कि लास्ट के जो 15 दिन है वो हमने आंसर राइटिंग के लिए रखने हैं। मेन आंसर राइटिंग है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हिस्ट्री ऑप्शनल में सबसे पहले स्ट्रक्चर और डेप्थ को डेवलप करना है। मेन यहां पर हम जिस पे फोकस करेंगे वो है आपका हिस्टोरियंस पे, हिस्टोग्राफी पे, क्योंकि आपको नंबर यहीं से मिलेगा। बाकी जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी वो आपका डुअल रहेगा। एक हिस्टोग्राफिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो भी नेशनलिस्ट है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट हो गया, ये मेन है हमारा। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें हम 10 हिस्टोरियंस पेपर 1 के लिए निकालेंगे,
10 निकालेंगे पेपर 2 के लिए, और उसमें हम स्टार्टिंग के 5 दिन उसी को ही पढ़ेंगे। जैसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज खत्म करते हैं, डेमो के बाद हम सबसे पहले यही करेंगे। और हमने सबसे पहले यही समझना है कि ये जो हिस्टोरियंस है इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, बस ये हमारा मेन रहेगा पहले। और मिड वीक का टारगेट पहले 10 दिन में हमने यही सीखना है, क्योंकि आप लोगों ने जनरल यूपीएससी या एचएएस के लिए हिस्ट्री तो पढ़ी होगी। ये सबको पता है 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, ये सबको पता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स क्यों हुआ। हमारा जो मेन काम है, मैं आपको आसान बनाना चाहता हूं वो इस तरीके से कि हमारे जो हिस्टोरियंस है उसको हम कैसे यूज करेंगे। और यूज दो तरीके से होते हैं। एक यूजेज कैसा है, एक यूजेज ऐसा है कि ऊपर आपने हिस्टोरियन का नाम लिखा और उसके व्यू लिखा, ऐसे यूज नहीं करेंगे। हम इसको यूपीएससी लेवल पे ले जाएंगे जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, और हम काम करेंगे थीसिस पे विच मींस आर्ग्यूमेंट, फिर हम करेंगे एंटी थीसिस पे विच मींस काउंटर आर्ग्यूमेंट, और फिर हम करेंगे सिंथेसिस पे विच मींस बैलेंस्ड कंक्लूजन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स है उसमें हम 3 हिस्टोरियंस को या 4 हिस्टोरियंस को उठाएंगे। एक जिसने उस टॉपिक के लिए एक्स बोला है, दूसरा जिसने उस टॉपिक के लिए ए बोला है, और तीसरा हिस्टोरियन जिसने उस टॉपिक के लिए एक्स ए के बीच बैलेंस दिया है। ये हमारी अप्रोच रहेगी। मैंने आपको बहुत क्लियर कट बता दिया। हमारी वैसी अप्रोच नहीं रहेगी कि जैसे हम कई कई बार पेपर चेक करते हैं तो क्वेश्चन आता है मुगलों का डिक्लाइन क्यों हुआ, तो लिख रहे हैं इसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। वैसा नहीं काम चलेगा। हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के ऊपर काम करेंगे, और यही एक तरीका है जो आपको 130 के ऊपर ले जा सकता है। नहीं तो आपकी जो गाड़ी है वो 100 से 120 के बीच रुक जाएगी। इसके साथ हम इनकॉर्पोरेट करेंगे आपका मैपिंग, चाहे वो GS 1 है, सॉरी, चाहे वो आपका पेपर 1 है, चाहे वो आपका पेपर 2 है। मैपिंग और थोड़े बहुत आपके फ्लो चार्ट्स, ये आपका एज है जो आपको फिर एक आधा नंबर ज्यादा दे देगा। स्ट्रगल कहां पर है, मतलब इस पूरे 75 दिन में स्ट्रगल सिर्फ इतना सा है कि आपको 100, 120 से, अब यहां से ऊपर का जो स्ट्रगल है ना, मतलब पाई पाई का मोहताज, 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर, 5 नंबर। तो 2 GS पेपर हमारे पास 5 क्वेश्चन है। हमारा जो स्ट्रगल रहेगा वो इसका ही रहेगा कि हम 120 से ऊपर 130 के पार कैसे जाए। तो ज्यादातर जो टारगेट होगा वो इसका होगा। उसके बीच हम सारे के सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स भी कवर करते रहेंगे। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 110 घंटे या 120 घंटे जैसा भी रहेगा, ठीक है ना, जैसा भी रहेगा। क्योंकि ऐसा बोलना बड़ा टफ रहता है कि 75 दिन होंगे। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे हम शिमला से है, तो अगर ज़्यादा बर्फ वगैरह की जैसे साल की प्रिडिक्शंस है तो एक आधा दिन या कभी क्लासेस ऑफ होगी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हम रखेंगे। हम इतना रूड होके नहीं चलेंगे कि हम 75 डेज में ही ख़त्म करेंगे, चाहे आपको आया समझ चाहे नहीं आया। तो हमारे पास बफर है, हमारे पास बफर 90 डेज का है, सारे ऑप्शनल का बफर 90 डेज का है। बट हम कोशिश करते हैं कि 75 डेज तक खत्म हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे भी फोकस करें। ये हमारा पूरा का पूरा है। उसके बाद जैसा आपको मैंने बताया, हमारा लार्जली क्या रहेगा, डुअल अप्रोच रहेगा, हिस्टोग्राफिकल, ये जो शिमला में मतलब हिमाचल में जो फॉलो करते हैं, लेकिन हम थोड़ा आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर जाएंगे। ये हमारा कोर है। फिर आंसर राइटिंग हमारी होगी प्रॉपर, ठीक है ना। वीकली ब्रेक हम देखेंगे, आपके पास संडे को मिलेगा, उसमें आप जो भी आप रिवाइज करना है रिवाइज करो या कुछ भी है। बाकी आप देखोगे हम, हमारा जो पूरा का पूरा एक्सपेक्ट रहेगा वो इंटीग्रेटेड रहेगा PYQs के ऊपर और थीम्स के ऊपर, ठीक है ना। बाकी हम मॉक टेस्ट वगैरह करते रहेंगे। ये वाले टेस्ट तो वो है जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में जो एकेडमी की टेस्ट सीरीज है वो डिफरेंट है। टेस्टिंग पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन क्या है, और इंटीग्रेशन करेंगे बेसिक जो हमारा हर टॉपिक के लिए, और जो पैटर्न है एचएस का उसके अनुसार यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन जो क्वालिटी रहेगी वो मैं आपको अश्योर करता हूं वो आपकी यूपीएससी की ही रहेगी। बाकी आर्ग्यूमेंटेशन, काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिंथेसिस बेस्ड राइटिंग पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, ठीक है जी। ये एक बेसिक था। फिर अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको समझे कि
क्या हमारी अप्रोच है। तो जैसे इम्पीरियलिस्ट हो गया, इसको हम कल या परसों डिस्कस करेंगे, कल हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। फिर हम देख लेंगे डोमिनेंट हिस्टोरी इंटरप्रिटेशन क्या थी। उसके बाद एंटीथेसिस आएगा, काउंटर व्यू क्या था, और बैलेंस कंक्लूजन। ये हमारा मेन फोकस रहेगा इस पूरे 75 दिन में। एग्जाम्पल जैसे मौर्यन एम्पायर क्या सेंट्रलाइज स्टेट था, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो मेन हिस्टोरियंस थे जैसे आपके मिलनर वगैरह हो गए, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये था, कौटिल्य हो गया, मेगास्थनीज हो गया, इवन ब्रिटिशर्स हो गए आपके। लेकिन अगर आप देखोगे रोमिला थापर मैम, या जो आप देखोगे हंक क्या बोलते हैं कि नहीं, वो रीजनल ऑटोनॉमी भी थी वहां पर, जैसे तक्षशिला था, गांधार था। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया तैयार। उसके बाद हम सेंट्रल अथॉरिटी देखेंगे कि भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी थी। फिर ये सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस है आपका कार का। तो बस ऐसे करके हमने अपना आंसर यहां पर फॉर्म करना है। तो स्टडी रिसोर्सेज हम साथ साथ बताते रहेंगे। एंशंट के लिए आर एस शर्मा सबसे पहली बुक। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो रुमिला थापर एक अच्छी किताब है। अगर आपको थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज भी समझ आती है, एकेडमिक लैंग्वेज समझ आती है, तो पियर्सन की आपकी उपिंदर सिंह की किताब बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी किताब आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपको इसकी। फिर मिडिवेल की बात करें, सतीश चंद्र साहब की किताब है, इरफान हबीब है, ब्रूटॉन स्टीन है। अब देखो यहां पर क्या है ना, ये यूपीएससी का पर्पस सॉल्व करती है। आप इसको ना पढ़े, मैं इसके जो टॉपिक्स है हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हर किताब में सब कुछ रेलेवेंट नहीं होता, हमारे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। स्पेक्ट्रम भी हमारे हिसाब से जीएस के हिसाब से रेलेवेंट उतनी ज्यादा नहीं है। तो हमको क्या देखना है कि इसको मैं क्लास में इंटीग्रेट कर दिया है, इरफान हबीब को इंटीग्रेट कर दिया है। सतीश चंद्र की बेसिकली जो बुकलेट है वो दो में डिवाइडेड है, एक है अर्ली मिडीवियल और एक है मुगल्स लेटर मिडीवियल। तो ये एक मेजर सोर्स है आपका सतीश चंद्र। ठीक है जी। तो अगर आपको लेनी है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा बुक्स की, ऐसा नहीं है, अगर आपको वो है। फिर मॉडर्न की बिपिन चंद्र आप जरूर पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बिना मॉडर्न हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट किताब आपको जो पढ़नी है यहां पर, दैट इज योर शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते तो इसके मैंने नोट्स बना के रखे हैं। बुक भी आपकी 300-400 पेज की है, नोट्स भी मेरे पास 300-400 पेज के ही है। बेसिकली अपने शब्दों में इजी कर दिया है। तो ये है, तो बुक को ना पढ़ते हुए अगर आप इसके नोट्स भी पढ़ोगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपका ये काम हो जाएगा। क्योंकि बुक ना थोड़ी एकेडमिक है, पियर्सन पब्लिकेशन का प्रॉब्लम क्या है, ये एकेडमिक बुक से। सुमित सरकार से सिर्फ हमने क्या उठाना होता है, 1885 के बाद नेशनलिस्टिक व्यूज, तो वो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं नोट्स में ही और क्लास में। इसको आप छोड़ सकते हो, इसको लाल किताब है। यहां पर वर्ड हिस्ट्री आप छोड़ो, कोई बुक नहीं रेफर करनी, इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करता ये सेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्लास के एक्सपेक्ट से करेंगे, और जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो 3 किताबों से ज्यादा आपने रेफर नहीं करना, बाकी आपकी अपनी खुद की है। एक आर एस शर्मा मैंडेटरी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस। पियर्सन की उपिंदर सिंह अगर आपने जाना है नेक्स्ट लेवल पे, बट ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेटेड ही है। सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र और शेखर बंदोपाध्याय साहब, इसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है तो क्रक्स है। बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करेंगे, रोट लर्निंग रटने से इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। तो ये हमारे बुक सेट है। इसके अलावा जो आपको मैंने बोला है, मैं आपको आज थोड़े नोट्स के सैंपल भेज दूंगा, ठीक है ना, नोट्स के सैंपल भेज दूंगा जो हमारे नोट्स है, और वो एम्पल है, वो एम्पल है। तो बुक्स एकदम मत लेना, बुक्स एकदम मत लेना, देख लेना कि जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसी बुक्स नहीं है कि एनसीईआरटी वाली, अब ये अपने में ही इसमें 1200-1200 पेज है, ब्लोखरा की तरह ही है। गुरशेखर बंदोपाध्याय समझने में बड़ा मुश्किल है, आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। वैसे ही उपिंदर सिंह है, ये भी बहुत बल्कि बुक है। तो ऐसी बुक्स नहीं है कि आपने ले ली फिर कंप्लीट होती है, आप इसको छोड़ भी दोगे, और अगर पढ़ना शुरू करोगे तो 75 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे इसके साथ। तो पहले एक बार देख लेना, उसके ऊपर जरूरत होगी तभी लेना आपने, ठीक है ना। बाकी हम डिबेट्स और डिस्कशंस पे काम करेंगे हर लेक्चर में। इंडिविजुअल फीडबैक, आपके पास अब मेरा नंबर है, आप 24/7 जुड़े हैं, कभी भी आप कॉल मैसेज आंसर राइटिंग कुछ भी जीएस के प्रति भी भेज सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी मोमेंटम हमने तोड़ना नहीं है, जुड़े रहना है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी सी रोट हो जाती है,
बोरिंग हो जाती है, तो हंसी मजाक से कंप्लीट करेंगे, इतना सीरियस एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे। बाकी अगर हम बात करें फिर इवैल्यूएशन वगैरह की, वो हम करते रहेंगे। बाकी मैं आपके लिए एक शीट बना दूंगा एक्सेल पे, तो एक्सेल पे हम जो दे देंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी, हिस्टोग्राफी, कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग, लेआउट, उसमें हम रखेंगे 10-10 नंबर। एक क्वेश्चन 100 नंबर का रखेंगे, 10-10 नंबर पे काम करेंगे। आप भी अपना ट्रैक कर सकते हो, मुझे भी आसानी होगी। तो ये हम हर पर्सनल स्टूडेंट का एक बेसिकली एक्सेल शीट हम कर देंगे। आप उसी में ही डाउट भी लिख सकते हैं, तो शेयर करके रखेंगे हम आपस में, तो हम प्रॉपर उससे करेंगे, ठीक है ना। 150 के आसपास आंसर्स लिखने हैं हिस्टोरियन की रेफरेंस से, ये हमारा मेन रहेगा। फैक्चुअल डाटा आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। इसके लिए आपने ना तरुण गोयल को रखना अपने साथ, ये आपने जरूर करना। तरुण गोयल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तरुण गोयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इवन फॉर द ऑप्शनल। वाई? फैक्चुअल डाटा के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्चुअल डाटा, बट एक साथ आपके ना प्रीलिम्स का एक्सपेक्ट भी निकल जाएगा। उसके साथ एनालिटिकल और इंटरप्रिटेटिव डायमेंशंस तो हमारी क्लास में खुली जाएगी। ये हमारा पूरा का पूरा जो तौर रहेगा, तरीका रहेगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा फेज है। फेज 1 एंशंट, 15 से 20 दिन। फेज 2 मेडिवियल, वही आपका 15 से 20 दिन। तो ऐसे ऐसे करके हम चलते रहेंगे। इसमें हमने क्या रखा है, लास्ट के 15 दिन में अगर मुकम्मल हुआ तो हम आंसर राइटिंग पे ही जाएंगे, नहीं हुआ तो हमारे पास बफर कितना है आगे का, फिर 90 डेज का। मतलब इतना आपको लगता ही है, यूपीएससी वाले भी नीचे 120-20 दिन ले रहे हैं, 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं। तो 75 डेज इसलिए क्योंकि हम इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड एक्सपेक्ट में कर रहे हैं, काफी टाइम से, बहुत साल हो गए हम लोगों को, तो हो जाता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एंथ्रोपोलॉजी एग्रीकल्चर हो रहा है आपका 75 दिन में खत्म, हम ले रहे हैं ज्यादा दिन, तो वो जो एक हॉक्स, मतलब एक है ना कि हिस्ट्री का सिलेबस लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे तो सब कुछ छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है हम कैसे पढ़ेंगे। अब ये हमारे क्लासेस है, ठीक है ना, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। क्लासेस का ब्रेक डाउन है। सबसे पहले हम सोर्सेज और मेथोडोलॉजी को पढ़ेंगे, क्या क्या है। यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस निकलते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन निकलने का जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट। अब ये देखेंगे हम आगे। फिर हमारा कैलकुलिथिक और इंडस सिविलाइजेशन है, 3 से डिबेट्स डिक्लाइन वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे। ये पूरा आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है। बस हमको कितने दिन लगा के चलने हैं इसमें, +5 एक्सपेक्ट लेके चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली क्लासेस का पेस थोड़ा सा स्लो रहता है। फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री है, फ्यूडलिज्म आपका मेन टॉपिक है यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके हमने पूरा जो डिबेट्स है वो है। तो भक्ति सूफी मूवमेंट्स तक हमने यहाँ पर जाना है। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मुगल एम्पायर से शुरू होती है, और आपका फिर नीचे फेजेस हो गया नेशनल मूवमेंट के, कैम्ब्रिज नेशनलिस्ट सब्लोट्रन इंटरप्रिटेशंस, ये हमारा सिलेबस है। फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है, रेनेसां से लेकर आपका यूएन फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, और वो जनरली हम क्या है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। बेशक आपके सिलेबस में उसको बहुत हल्के में लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं, तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन निकल जाता है यहां से। अब यहां से ये हमारा एज है। देखो, एक ड्रॉबैक हिस्ट्री का जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं हिमाचल भी पढ़ाता हूं, वो है कि इसमें हिमाचल की हिस्ट्री नहीं है। ज्योग्राफी में हिमाचल की ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर में हिमाचल का एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। उसको कंपनसेट हम कहां पे कर सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ठीक है ना। मतलब हम क्लासरूम की बात है, ये बाहर नहीं पढ़ते इसको बच्चे, यहां पर इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो एचपी, अब देखो एचपी का जो आता है दूसरे पेपरों में, वो 20 से 40 नंबर का आ जाता है, पर वो इतना मुश्किल, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल की, वो उसका एचपी वाला पोर्शन मैं कराता हूँ। इस साल का क्वेश्चन था कि जो पेड़ कटे हैं, जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, उससे हिमाचल की जियोमॉर्फोलॉजी कैसे बदल रही है। अब जियोमॉर्फोलॉजी तो इंटरनल प्रोसेस है, तो इतना आसान नहीं है। यहां पर हम एज ले सकते हैं, तो हम ये वाला जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, इसको भी हम यहां पर डील करेंगे। तो यहां पे हम थोड़ा सा एज लेंगे एचपी वाले एक्सपेक्ट्स में। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो हमने फुलफिल करनी है इस पूरे के पूरे टेन्योर में, ठीक है जी। अब फिर जो भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह थीमेटिक टेस्ट रहेगा, इसको हम इनकॉर्पोरेट तो शुरू कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये, दीज आर द टॉपिक्स विच विल गिव यू द नंबर्स। ये पूरे आपके पेपर 1 पेपर 2 है,
सबसे इंपॉर्टेंट है जो आया है रिपीटेड, वो है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे मेन टॉपिक है ये आपका। फिर है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड धमा, बुद्धिज्म वगैरह प्रॉपर। फिर है गोल्डन एज ऑफ गुप्ता, कल्चरल और इकोनॉमिक डिक्लाइन। फ्यूडलिज्म, ये मिडिवल शुरू हो गया अब। भक्ति सूफी मूवमेंट्स, ये भी मिडिवल है। फिर 1857 रिवोल्ट आपका मॉडर्न हो गया। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, मॉडर्न। ठीक है, ये देखो यहां पर आपका वर्ड हिस्ट्री। अब इसके अलावा यहां पे ऑब्वियसली वो मेंशन नहीं है, क्या नहीं मेंशनड है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट वो है। ये जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टॉपिक्स आपके अराउंड 80% ऑफ पेपर है, 80% पेपर है ये। पिछले 2017 से लेकर इस साल तक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। फ्रीक्वेंसीज इनकी क्या है और क्या पूछा है, इसके बाहर आप जाना है, लेकिन बड़ा लिमिटेड जाना है। जैसे कहां चले गए जिसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल्स नहीं है पर पूछा हुआ है, ये तो करने ही करने हैं। ये तो ऐसे है, ये तो आप खुद भी करते रहो थोड़ा थोड़ा। मतलब अगर आप इसको स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ोगे वहां से भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये इतने कोर टॉपिक्स है, ये है स्पाइन ऑफ हिस्ट्री, रीढ़ की हड्डी है ये। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 110% है, गारंटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये है। अब देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको एक और जगह हेल्प मिलेगी मेरे साथ, ठीक है ना। आपने देखा होगा हाल ही में एचएस के प्रीलिम्स में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, उसका एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक साल पहले, पिछले साल क्वेश्चन था, ड्रेन ऑफ वेल्थ को जोड़ा हुआ था पीजेंट्स के साथ, और लिखा था कि ये कोट किसने लिखा है। अगर आप ड्रेन ऑफ वेल्थ देखोगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ 3 लोगों ने दिया है। एक है आपका दादा भाई नारोजी, एक है आपके आरसी दत्त, और तीसरे है गोपाल कृष्ण गोखले, और एक और ऑप्शन था। तो एक चीज तो समझ आ रही थी आपको प्रीलिम्स में भी, कि जो पीजेंट वाला है ना, ये कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ है। और सब क्या करके आए थे, दादा भाई नारोजी, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, 2 3 इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी इसका आंसर यही बताया था। लेकिन अगर आप जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हो ना, आपको समझ आता है ही वॉज अ एलीट क्लास, ही विल ओनली टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, होम चार्जेस, सैलरीज। आरसी दत्त के जो अंकल थे, फादर थे, वो पीजेंट क्लास थे, बंगाल बांग्लादेश में। इनकी 2 बड़ी फेमस बुक्स थी, एक थी 1903 की फेमाइन्स ऑफ इंडिया, और दूसरी किताब थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमको पता है, फेमाइन्स ऑफ इंडिया नहीं पता थी। तो फेमाइन्स ऑफ इंडिया, फेमाइन्स किससे रिलेटेड होती है आपकी, पीजेंट। इनका, इनकी स्टेटमेंट थी, ये था इसका आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले ने यहां पर बात की है जनरल एक्सपेक्ट्स में। तो जब हम हिस्ट्री ऑप्शन को पढ़ते हैं, जैसा आजकल प्रीलिम्स आ रहा है ना, जो हम छोड़ते हैं क्वेश्चंस, वो भी आप कर लोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे एसीएफ अगर किसी ने दिया होगा आप में से, एसीएफ के विमेन वगैरह के जो क्वेश्चंस थे, किसने क्या बोला, वो सारे निकल रहे थे, सारे क्वेश्चंस निकल रहे थे। तो एक एडवांटेज आपको हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ के प्रीलिम्स में ये मिल जाएगा कि हिस्ट्री के आप वो क्वेश्चन भी कर लोगे जो कोई पढ़ाता नहीं और नहीं करते उसको, लेकिन इजी क्वेश्चंस थे वो, अगर आप ऑप्शनल हो। ठीक है ना, एक एडवांटेज ये मिल जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया, आपको हिस्टोग्राफी की टेबल्स में दूंगा, पीवाईक्यू की मैपिंग में दूंगा, डिबेट्स में दूंगा। अब आप देखोगे स्टडी आईक्यू के हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह है, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं ना कोरे कागज पे, उनसे ज्यादा अच्छी कंपाइलेशन होगी, मैपिंग होगी हमारी अपनी, क्योंकि हमारा अपना किससे जुड़ा हुआ होगा, एचएस से। ठीक है ना, जनरली हम बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग ना इनके कोर्सेज ले लेते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह के, उनके भी हमारा भी सेम ही प्राइस है ऑनलाइन 18, स्टडी आईक्यू का भी 16 17 18 ही है। पर्पस नहीं सॉल्व करेगा, हमारे पास बहुत बच्चे आए हुए हैं अब दोबारा पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि वो जो मैपिंग है, वो मैपिंग किसके साथ हुई है उनकी, वो टोटली डिफरेंट है फिर उधर का। ये चीज सबके लिए, मतलब अगर आपके दोस्त है ना, उनको ये बोलना है, सब ऑप्शनल के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है। ठीक है ना, बाकी आंसर फ्रेमवर्क शीट्स मैं आपको पकड़ा दूंगा। अब इतनी शीट्स को भरना कैसे है, हम उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, उसके लिए हम मैपिंग मूपिंग और फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे। फिर वीकली रीडिंग आपको मैं बताता रहूंगा। मैं तो आपको ये भी बोल रहा हूँ बुक मत खरीदो, मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको पीडीएफ पकड़ाऊंगा। जैसे वीकली रीडिंग है, संडे को बैठ गए, मैंने आपको आर एस शर्मा का इतना पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, इतना इतना ही पढ़ना है बस। अब
जैसे सतीश चंद्र के मान लो 1200 पेज है, 1200 में से हमारे को कोई 600-700 पेज पढ़ने हैं, तो वो उससे बेटर क्या है कि आपको मैं पीडीएफ पकड़ाऊंगा, ये वीकली रीडिंग है, नोट्स के अलावा नॉवल टाइप पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बढ़िया है। उसमें डाउट आया, मंडे को क्लास में पूछ लिया, तो ये मैं आपके लिए कर लूंगा। ठीक है, फिर हमारे मॉक टेस्ट वगैरह है वो तो हम देख ही लेंगे। ठीक है ना, ये होंगे तो हर सैटरडे को ना माइक्रो टेस्ट, ये मैं बोल रहा हूँ मेन मॉक टेस्ट, ये हम करेंगे ही करेंगे, जो भी हमारा टाइम पीरियड रहेगा ये है। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है पेपर 1। पेपर 1 का एक्सपेक्ट कि क्या क्या है 2017 से लेकर अभी 2025 में जो पेपर हुआ है, यहां से हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो मेन थीम है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी लार्जली ये क्या पूछ रहे हैं, उसकी इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स और उसका डिक्लाइन। अब सब थीम ज्यादातर क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड, प्रोस्पैरिटी वगैरह। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन कैसे है, रोल ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, इफ आईवीसी हो गया, फिर डेरिवेटिव्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड नेटवर्क्स, इकोनॉमिक आर्कियोलॉजी, ये है आपके टॉपिक्स बेसिकली। ठीक है ना, तो ये पीडीएफ आपको मैं शेयर करूंगा, आप इसको आराम से देखना, हमने पढ़ना क्या है। फिर हड़प्पन का और क्या पूछ रहे हैं, हड़प्पन की टेक्नोलॉजी भी पूछ रहे हैं, मतलब उनका आर्ट, उनकी टेक्निक्स, उनकी इनोवेशन, जैसे डॉकयार्ड हो गया लोथल का, चूड़ी बनाने की कला हो गई। ठीक है ना, अब कुछ हिस्टोरियन से आपने देखा होगा टेराकोटा पे डिबेट्स है। अब हमने वहां पर हड़प्पन में, क्योंकि हम अज्यूम कर रहा हूं सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हमको क्या पता है कि वी हैव मदर गॉडेस, लेकिन मदर गॉडेस को का भी डिबेट है, उसको सब जगह मदर गॉडेस नहीं बोला है। तो जो मॉन्टमियर वगैरह है वो बोलते हैं कि मदर गॉडेस नहीं थी। ठीक है ना, ऐसे से करके फिर आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और उसकी यूटिलिटी क्या थी, जैसे ब्रॉन्ज, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, स्टोन वेयर्स, बैंगल्स, इसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे एक्सपेक्ट्स। फिर हड़प्पन अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म के ऊपर प्रश्न पूछे हैं, अर्बन प्लानिंग और उसका इन्फ्लुएंस। फिर थोड़ा उसको मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जोड़ के रखा हुआ है। फिर एक बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया, कैसा उनका कल्चरल इंस्पायरिंग था, अर्बन प्लानिंग क्या थी, ये था कॉन्टिन्यूटी एंड मॉडर्निटी, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म तो हो गया, क्या आज भी वो कंटिन्यू कर रहा है। यस, जैसे ड्रेनेज पैटर्न्स, जैसे घाट, जैसे उनका क्या था, द ग्रेट बाथ, हमारे पास क्या है, हरिद्वार, प्रयागराज। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने बिठानी है, ग्रिड, ड्रेनेज, सिटाडल, स्टैंडर्डाइजेशन, तराजू तरूजू भी थे उनके पास क्योंकि वो ट्रेड करते थे। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अभी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। फिर वो डिक्लाइन भी पूछ रहे हैं, और डिक्लाइन बड़ा कोर टॉपिक है उनका। अब हमको पता है मॉन्टमेयर ने बोला कि आर्यन जो भी था, डिजास्टर, फ्लड, ये वो, आर्यन इन्वेजन्स, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट थ्योरी, इसको भी हम करेंगे, बेशक ये बुक्स में नहीं है अभी। फिर आपके प्री हड़प्पन वर्सेस हड़प्पन, क्या एडवांसमेंट हुई, क्या प्री हड़प्पन के ऊपर हड़प्पन एडवांसमेंट शो होती है, हमको कैसे लग रहा है पता, एवोल्यूशनरी पैटर्न्स। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। ये पूरा का पूरा जो कैनाल्स वगैरह है, जैसे आपका ये अफगानिस्तान माकरन कोस्ट, पाकिस्तान का जो कोस्ट है, फिर आपके कोटजी वगैरह, फिर आपका पाकिस्तान आया, फिर आपके इधर सिंध गुजरात वगैरह आया। तो ये वाला पोर्शन अर्ली हड़प्पन का पढ़ेंगे हम, ये वाला हमारा होगा मैच्योर हड़प्पन, और लेट हड़प्पन आपका टूटना शुरू हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो ये यहाँ पर आपका फिर ऐसे करके डायग्राम्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये आपके हड़प्पन के 5 मेजर टॉपिक्स है। फिर आपका वैदिक सोसाइटी है नेक्स्ट टॉपिक। तो वैदिक सोसाइटी में, वैदिक वैदिक एज में वैदिक सोसाइटी पूछा है, ट्रांजिशन पूछा है, कैसे ट्रांजिशन हुआ, रिलीजन पूछा है कि शिफ्ट कैसे हो रहा है, आत्मा से ब्राह्मण पे कैसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, फिर आपके सोर्सेस पूछे हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है, ये उधर भी वही था। ठीक है, थोड़ा तेज कर रहा हूं मैं, आप देख लेना। फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन हो गया पीडीएफ मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर आपके ट्रेडिशन हो गए बुद्धिज्म और जैनिज्म के। ठीक है, कैसे बुद्धिज्म एमरजेंस क्या था, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में क्या डिफरेंस है, वैष्णविज्म आ जाएगा, शिविज्म आ जाएगा, ठीक है ना, वैकुंठिज्म आ जाएगा। फिर कंपैरेटिव डॉक्ट्रिन्स होगी बुद्धा और महावीरा की, है ना। फिर आपके डिक्लाइन कैसे हुआ इन लोगों का, हीन यान महावीन कैसे कैसे डिवाइड हुआ, क्या क्या इनकी वो थी। फिर आपके पास नेक्स्ट थीम आती है मौर्यन स्टेट, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट। फिर मौर्यन स्टेट का नेचर क्या था, फिर मौर्यन की इकोनॉमी क्या थी, फिर अशोका के ऊपर ही क्वेश्चंस है, अशोका के एडिक्ट्स हो गए, उसका डिक्लाइन हो गया।
तो यही आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस में जो जो मेन डेरिवेटिव्स है, सब टॉपिक्स है, वो मैंने निकाल के रखे हैं। फिर आपके पोस्ट मॉडर्न हो गया, अर्बनाइजेशन सेकंड वेव कैसी थी, कुशान एरा ने क्या क्या लिया, गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या हो गया आपके? गिल्ड्स होता है बेसिकली आपके, जैसे आपके कार्टल्स बनते हैं ना अच्छी रेट में, तीन चार बंदे मिलके काम, जैसे आपका पेप्सी और कोक है, तो पेप्सी पियो चाहे कोका कोला पियो चाहे फैंटा पियो चाहे स्प्राइट पियो, सेम प्राइस है। एक्वाफिना, किंगफिशर, जो भी आपकी, तो कार्टल्स गिल्ड्स आपके ऐसे होते थे ट्रेड के लिए बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद मगध, मगध का पूरा है मगध सुपरमेसी कैसे आई। फिर नेक्स्ट जो आपकी थीम है, दैट इज योर गुप्ता की थीम, गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, बड़ी फेमस डिबेट है। फिर आपकी क्लासिकल पैटर्न्स है। फिर आपके साइंस और मैथ्स कैसे डेवलप वगैरह हुआ, आर्यभट्टा एंड कंपनी एंड जो भी थे उस टाइम पे। फिर आपके इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी, ट्रांजिशन कैसे था। फिर आपके इसमें अर्ली मिडिवल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, अर्ली मिडिवल शुरू हो जाएगा, वही कॉन्टिन्यूटी और डिक्लाइन, कि क्या हमने कुछ कंटिन्यू किया, बस वो हमारे पूरे के पूरे एक्सपेक्ट से, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट इसमें एक एक्सपेक्ट है हमारा साउथ इंडिया का संगम एज, जो आपके किसके साथ चलेगा, आपके लार्जली जनपद एज के साथ, ठीक है ना, जनपद एज के साथ चलेगा। तो वो आपका पूरा का पूरा है, इसमें लार्जली लिटरेरी सोर्सेस को ही यहां पर पूछा जा रहा है। चोला, फिर उनके टेम्पल्स हो गए, जैसे चोला मंडलम, ठीक है ना, चोलामंडलम कोस्ट कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु। तो ऐसे ऐसे करके हम रेफरेंसेस निकाल देंगे, आपको पता होना चाहिए ये ऐसे करके था, ये आपका चोला हो गया, चेर हो गया, फिर आपके पांड्यंस हो गए, चोलामंडलम, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, इसमें आपके थ्योरीज ऑफ किंगशिप वगैरह है, बलबन की थ्योरी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किए, तुगलक ने, ये आपका इजी वाला पोर्शन है। अब देखो, ये आपका इजी पोर्शन है, ये लगता मुश्किल है क्योंकि नाम हमारे को इतने ज्यादा हमने पढ़े नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हिंदुत्व का फिलोसफी ज्यादा चलता है। लेकिन हर पेपर में दो चीजें पूछी जा रही है, पेपर वन में दो चीजें हैं, एंशियंट और मेडिवियल। हमको क्या बिठाना है, हमको थोड़ी सी साइनर्जी बिठानी है। हमको देखना है कि आउट ऑफ 8 क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, लेफ्ट 7, वी नीड टू अटेम्प्ट 4, 3 क्वेश्चन का क्या है हमारे पास, गैप। तो हर बच्चे को अपने आप को ट्रैक करना है, जो हम करेंगे। किसी को शायद गुप्ता मुश्किल लगे, किसी को शायद हड़प्पन मुश्किल लगे, किसी को शायद संगमेज मुश्किल लगे, तो वहां पर हमको नंबर कहां से निकालने हैं फिर, इन भाइयों से। ये है आसान ज्यादा, ये ज्यादा आसान है नंबर निकालने में, ये जरा आसान है। वाई? बिकॉज इसको आप रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ के साथ। दीवाने रियासत मार्केट कैसे कंट्रोल करते हो, जो थोड़ा बहुत आपने जनरल लाइफ में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना, जनरल लाइफ में सोसाइटी पढ़ी होगी, जनरल जीएस में, वो भी अप्लाई कर पाओगे आप यहां पर। इधर नंबर निकालना थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू एंशियंट हिस्ट्री। तो मतलब इतना भावुक नहीं होना कि हिंदुत्व हिंदुत्व ऐसा नहीं है। अब जैसे ये है, क्योंकि ये कैसा है, ये कोर फैक्ट है, ये है तो है, बात खत्म। और अगर एक बार फैक्ट पेपर में आ गया तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। इसलिए आपको मैंने क्या बोला, इस पोर्शन में आपको जो तरुण गोयल है ना, वो बहुत हेल्प करेगी। यहां पर तरुण गोयल बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। फिर आपके भक्तिज्म और सूफिज्म हो गया, आपके भक्ति मूवमेंट्स वगैरह होगी। अब ये है तो है, इसको आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि अब यहां पे डिबेट्स ही नहीं है, डिबेट्स वैनिश हो गई। तो डिबेट जब वैनिश हो गई, आपके पास सिर्फ क्या रह गया, तथ्य। तथ्य जब रहता है तो उसमें नंबर आने की जो संभावना है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। फिर आपके रेडिकल भक्ति होगी, क्या क्या था, निर्गुणा भक्ति, ठीक है ना। फिर सूफिज्म हो गया, इंटरक्शंस होगी। तो ये कल्चरल एक्सचेंज है, ये आपके मुफ्त के नंबर है बेसिकली, दीज आर मुफ्त के नंबर, ये है। फिर यहां पर पूछा है, यहां पर बताया है मैंने कि क्या क्या पूछा है। जैसे हड़प्पन में मैंने देखा था क्या क्या थीम्स है। अब 2017 में क्या पूछा था, हड़प्पन के क्राफ्ट और टेक्निक्स। 2018 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। 2019 में क्या पूछ लिया, डिक्लाइन। 2020 में क्या पूछ लिया, डिक्लाइन ही पूछा है, लेकिन आर्यन के ओरिजिन को जोड़ दिया किसके साथ, हड़प्पन्स के साथ। अब क्या आ गया आपके पास, सीधा डिबेट। 2021 में क्या पूछ लिया, हड़प्पन टेक्नोलॉजी, उसकी क्या यूटिलिटी वगैरह है। 2022 में एडवांसमेंट कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी। तो ये जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका आपको मैंने पूरा का पूरा सार दिया है कि अब देखो हड़प्पन आपके लिए ऑटोमेटिकली लग ही रहा है पता, एवरी ईयर इट इज बीइंग रिपीटेड इन द पेपर, तो ये आप नहीं छोड़ सकते। उसके साथ नेक्स्ट आप देखोगे वैदिक। तो वैदिक आप देखोगे 2020 के बाद कॉन्टिन्यूअस है, हालांकि 2 साल बीच में छोड़ दिया था
18 और 19। फिर बुद्धिज्म अगर आप देखोगे, बुद्धिज्म भी कॉन्टिन्यूअस है। तो यही आपका मेन सिलेबस है, इसी के ऊपर वो पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी देखोगे, ये सारा बुद्धिज्म है। इसके पीछे जाओगे, ये भी सारा बुद्धिज्म है। जैनिज्म उन्होंने कब पूछा था? 2017 में। अब जैनिज्म को क्या कर दिया उन्होंने? बंद। अब यहां पे दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, मे भी शायद अगले साल जैनिज्म को वो पूछ ले, क्योंकि कितने साल हो गए आपके पास, 2019 से 2025 उन्होंने पूछा ही नहीं है। तो एक स्कोप क्या हो सकता है कि वो पूछेंगे, एक स्कोप क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी की वो नहीं पूछेंगे। तो अब यहां पर जैनिज्म है ना और बुद्धिज्म है, ये कोर टॉपिक है। अब वो या तो वो पूछेंगे बुद्धिज्म या वो जैनिज्म पूछेंगे। अब यहाँ पे ये मस्ट हो गए। अब यहां पर आपको इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि यहां पर आपके नंबर निकल जाए अच्छे। और है भी सारा क्या, फैक्ट्स, फिलोसफीज। बुद्धिज्म जैनिज्म आपको नंबर प्रोवाइड करके दे देगा। डिबेट्स तो नहीं है ना इसमें, इसमें जो छोटी मोटी डिबेट्स हम देख लेंगे। फिर आपके मौर्यंस और अशोका है। अब इस साल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर हम नेचर देखेंगे ना, जब भी क्वेश्चन नहीं आया है उसके बाद जरूर क्वेश्चन आता है। तो अगली साल यहां से क्वेश्चन 110% होने की पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले के जो हमारे 3 थीम्स थी, जब भी क्वेश्चन नहीं आया उससे अगले साल 3-4 क्वेश्चन आए हैं। इस साल उन्होंने नहीं निकाला तो जरूर वो यहां से क्वेश्चन निकालेंगे। सेम आपके जो पोस्ट मॉरियंस वगैरह है। ठीक है जी। अब यहां पर क्या हो गया आपके गुप्तास। अब गुप्तास का भी मुफ्त नंबर है। गुप्तास भी ऐसा ही है, ऑफ एंड ऑफ चल रहा है। लेकिन 2023 में नहीं पूछा, 2024 में पूछ लिया, 2025 में नहीं पूछा, अब नेक्स्ट ईयर वाले पेपर मतलब 26 के लिए वो जरूर पूछेंगे। जरूर आएगा यहां से क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 110% है अभी इस टाइम। अब जो ऐसे टॉपिक्स है ना जिनकी प्रोबेबिलिटी हमारे मतलब एक कॉमन सेंस की वजह से, उसको हमने बहुत अच्छे से करना है, उसको नंबर निकालना है वहां से। जब वहां से नंबर निकलेंगे तो कंपनसेशन हो जाएगी टॉपिक्स की। समझा रहा हमने सिलेबस कैसे कट करना है? पढ़ने को तो पढ़ते ही रहो सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है। फिर आपके हो गया अर्ली मिडीवियल। अब अर्ली मिडीवियल में चल ही रहा है, यहां पर हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, देखो ये भी फ्यूडलिज्म है, विलेज कम्युनिटी ये भी फ्यूडलिज्म है, लैंड ग्रांट ये भी फ्यूडलिज्म है। तो लार्जली यहां पर क्या पढ़ना है? फ्यूडलिज्म, ये भी फ्यूडलिज्म है। ठीक है ना। जब आप फ्यूडलिज्म पढ़ोगे ऑटोमेटिकली पुष्य भूति वगैरह कवर हो जाता है इसमें, पढ़ेंगे इस तरीके से। अब आपके ये हो गया साउथ इंडिया। अब क्योंकि रेगुलरली इतने टाइम से पूछा गया है, मे बी नेक्स्ट ईयर यहां से क्वेश्चन ना बने, क्योंकि इनको अभी यहां पे कोई गैप ही नहीं आया है, बाकी सब जगह गैप्स थे। अब ये कॉन्टिन्यू ट्रेंड में चल रहा है, तो शायद मे बी यहां पे क्वेश्चन ना आए। तो उसको इतनी डिटेल में आप ना करो। ऐसा भी नहीं बोल रहा, अब मतलब अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना, मतलब आप इसको आप छोड़ भी देते हो बिल्कुल। अब आपके पास कितने क्वेश्चन थे? 8 थे। 8 में से एक कंपलसरी है, बचे कितने? 7। 7 में से हमने संगमेज नहीं करनी। अब कितने बचे? 6। 6 में से कितने करने अभी भी? 4। सिलेबस खत्म। अब आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है कि मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। अगर आप में से कोई बच्चा है कि सर मेरे को तो यही करना है, मैं इसमें नंबर घसीट सकता हूँ, फुल सपोर्ट है। चाहे संडे को अलग से जूम पे क्लास लेनी पड़े, फुल मतलब संडे को भी मैं क्लास लेने को रेडी हूँ। अलग अलग अगर पर्सनली भी पढ़ना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट हो गया दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चल रहा है। फिर आपका भक्ति सूफी चल रहा है। अब यहां पे भी मुझे लगता है कि शायद नहीं आएगा, बट अगर आएगा भी, ये हमने टॉपिक करना ही करना है, क्योंकि आपके मुफ्त के नंबर है ये। इसमें कोई फंडामेंटल डिबेट्स वगैरह नहीं है। थोड़े बहुत आपके जो नेम्स है अगर आपने वो जैसे तैसे रट लिए, अब वो रटने के लिए आपको मैं क्या दे दिया करूंगा, एक्रोनिम्स वगैरह, जैसे हम एचएस के लिए भी देते हैं, एचपीजीके के लिए दिए मैंने। बस रट के जाओ, इकोनॉमिक्स याद रखो, आंसर निकल जाता है। ठीक है ना। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है इतनी, ये है। अब जो सबसे हिडन टॉपिक है यहां पर वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और यहीं से हमारा सब कुछ शुरू होगा। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 2023 में क्या पूछा है? पूछा उन्होंने बुद्धा के बारे में, लेकिन पूछे क्या थे? लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ गौतम बुद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इनके ऊपर, लेकिन ये पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनको पढ़ने के ऊपर ही आपकी क्या समझ आएगी आपको? डिबेट्स, हिस्टोग्राफी। इन व्हाट वे डिड आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे, ये इनडायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है और फ्री के नंबर है। अब अगर आपको याद है, कोई क्योंकि कोई डिबेट नहीं है यहाँ पे, अगर आपको याद है कि फलानी जगह पे फलाना ये मिला था, माउंट में ये मिला था,
ये मिला था, ये कल्चर था, नंबर आपके हाथ में। ठीक है ना, है, लेकिन ये क्या है, ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, इट इज अ सब थीम। बस इसको यूज कैसे करना है मेन थीम में, वो हम क्वेश्चन के जरिए देख लेंगे। व्हाट इज द एविडेंस ऑफ अशोकन एडिक्ट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, एपिग्राफी। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन होती है आपकी एपिग्राफी। फिर आपके ये पूछा है एडवेंट ऑफ आर्यंस, कंपल्सरी सेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है ना, तो ये पूछा तो आर्यंस के बारे में, लेकिन पूछा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, बस ऐसे करके है। फिर फॉरेन अकाउंट्स भी पूछे हैं, थोड़े डिबेट्स पूछी है, जो आपको मैं बोल रहा था। यहां से हम अगर जब इसको कवर कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो एक मेजर जो चंक है, देखो कितने क्वेश्चंस हो गए, आप खुद देख लो, आप निकल ही रहे कुछ ना कुछ। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से आपका मेजर चंक कवर हो जाएगा, अराउंड 20%। फिर अगर कोई, अब ऐसा हो गया कि कंपल्सरी में कहीं फंस जाए, तो आप उसको कर सकते हो। फिर आप चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, हमको वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा मजबूरी में, तो है ना। तो ये वाला पोर्शन, जैसे ये है गोल्डन एज का 2024 का क्रिटिकल एनालिसिस, तो हमको क्या देनी पड़ेगी, सोर्सिंग, कि क्यों बोला जाता है। तो सोर्सिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि मैं यहां पर समझता हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे पेपर 1। इसी तरीके से कल हम पेपर 2 को करेंगे, कि पेपर जो 2 है आपका, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें क्या क्या है। अब देखो, हमको समझना क्या है, हमको समझना है पेपर 1 और पेपर 2। हमको हमको मतलब आप लोगों को अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, कि मैं पेपर 1 में अच्छा कर रहा हूं कि पेपर 2 में अच्छा कर रहा हूं। दोनों पेपर को मास्टर करने के पीछे नहीं फंसना, समझा रहे। दोनों पेपर को मास्टर करने के पीछे नहीं फंसना। हमको क्या करना है, 130 नंबर से ऊपर लाने हैं। मैं लेके चलता हूं 150। तो 150 लाने के दो तरीके क्या है, 75 75। एक तरीका क्या हो सकता है, 90 और 60। एक तरीका क्या हो सकता है, 60 और 90। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं। इतना परेशान नहीं होना कि मैं दोनों सिलेबस, दोनों पेपरों को इस तरीके से पढ़ लूं ना, कि मैं अंदर से ही मेरा मतलब मोर्चा ही खत्म हो जाए, विश्वास मतलब मन नहीं उठ जाए, हिस्ट्री नहीं पढ़नी अब, अति होगी भाई साहब। इतनी हिस्ट्री भी नहीं पढ़ लेनी कि मॉडर्न तक हम बचे ही ना करने के लिए। अब इसमें भी क्या है, एंशंट है और मिडीवियल है। इसमें क्या है, मॉडर्न है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, और थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस है। इसमें भी साइनर्जीज बिठाओ, कि मुझे जो ये 60 70 65 नंबर निकालने हैं, अगर मैं इसको फॉलो करता हूं, होने को तो 80 और 70 भी हो सकता है। समझ आ रहा है आपको कैसे बड़े स्मार्टली से अपने आप को डेवलप करना है इस पूरे फेज में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या दूंगा, सारे के सारे पीवाईक्यूज पेपर, बेसिकली जो ओरिजिनल पेपर्स है। ये तो पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, उसको आप गो थ्रू करो, हर पेपर को, उस पेपर को गो थ्रू करो, उस पेपर को एक लिस्ट बनाओ ऐसे करके। यहां पे लिखो पेपर 1, दूसरे में लिखो पेपर 2, यहां पे लिखो एंशियंट, यहां पे लिखो मेडिवल। आपने क्वेश्चन बनाया डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मान लो, आज तक पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और आप उसमें कंफर्टेबल है, तो टिक लगा दो। अगर अनकंफर्टेबल है, तो क्रॉस लगा दो। आपको हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं एंशियंट में ज्यादा कंफर्टेबल हूं कि मेडिवल में कि मॉडर्न में कि वर्ड में। एक बार अपना ऐसे एनालिसिस करो, मतलब थोड़ा बहुत अपना स्वॉट एनालिसिस करो और मेरे को भेजो, व्हाट्सएप करो। स्वॉट एनालिसिस किसके लिए, अपने प्रति भी, कि मेरे एक्सटर्नल थ्रेट क्या हो सकता है, कि सर मैं मेरे को फैक्ट नहीं लर्न होते। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है ये, कि अगर फैक्ट नहीं लर्न होते तो हम किस पे जाएंगे, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे चले जाएंगे। इसको करो, क्योंकि हमको सब नहीं पढ़ना है। इतना परेशान नहीं होना है कि बस एंशंट को भी उतनी शिद्दत से पढ़ा। दो चीजें उठानी है, मतलब इट शुड बी अ बैलेंस। इधर इट शुड बी एंशंट और मॉडर्न, और इट शुड बी मॉडर्न और मिडीवियल, और एनी एक कोड बनाना है। एक कोड बनाना है कि उठाने तो दो पेपर ही पड़ेंगे ना, अलग अलग अलग। अब एंशियंट मेडिवल करोगे, उसमें फिर ऐसा है कि फिर मेडिवल में फिर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मॉडर्न, और मॉडर्न के साथ बढ़िया क्या है, मॉडर्न के साथ बढ़िया ये है कि मॉडर्न हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ ली होती है, कि हम कंपैरेटिवली उतना सा लिख सके कि एक जीएस लायक तो हो जाए।
तो मॉडर्न हिस्ट्री तो हमको छोड़नी ही नहीं है, एक एस्पेक्ट तो ये है। अब इसके ऊपर आप अपना दूसरा कोड तैयार करो, अपने ऊपर दूसरा कोड तैयार करो। ऐसे करके इसको करो, कोड्स बनाओ कि मैं 2 सब्जेक्ट यहां से निकाल रहा हूं, उसके अंदर भी अपनी थीम्स बनाओ। जैसे मॉडर्न में मान लो मेरे को लगता है कि भाई ब्रिटिश पॉलिसीज मुश्किल है, कमीशन है, ये है वो है, मैंने नहीं पढ़नी हो, अगर आईबी छोड़ूंगा, उसकी जगह मैं कंपनसेशन कहां से कर सकता हूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। या उसी जगह कंपनसेशन कहां से हो सकती है, वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि मजा आता है इनको पढ़ने में। उसी तरीके से अगर मेरे को लगता है कि भाई आई कैन नॉट गिव अ डिबेट ऑन गुप्ता पीरियड गोल्डन था कि नहीं था, छोड़ दो। कंपनसेट कहां से करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा शायद बलबन की थ्योरी से। या कंपनसेट कहां से करना पड़ेगा, मे बी कंपनसेट करना पड़े कहां से, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक फासिज्म से। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बना दो अपनी। जब तक आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे ना, मतलब ऑप्शनल पढ़ना ना पढ़ना वो बर्डन सम ही लगेगा। नहीं तो सब कुछ पढ़ते रहोगे आप, ये भी पढ़ूं ये भी पढ़ूं ये भी पढ़ूं। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इसीलिए इतने एनालिसिस थे। अब जो 8-11 टॉपिक हमने स्टार्टिंग में स्टार में देखे थे, वो तो हम इग्नोर करेंगे ही नहीं। अब 11 टॉपिक का मतलब है एक पूरा पेपर। कितने पेपर क्वेश्चन, कितने हैं, 8। मैं तो फिर भी 1.5 पेपर है ये। अगर आप इसको ढंग से देखोगे, जो हमने स्टार्टिंग में पीडीएफ देखी थी ना, उस पीडीएफ में हमने क्या देखा था कि देयर वर सम टॉपिक्स जिनको हमने स्टार में डाला हुआ था, और मैं बोल रहा था कि भाई मेजोरिटी ऑफ द पेपर जो है वो इधर से ही आ रहा है। उसमें अगर आप उसको देखोगे, ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड है, अगर आप इसको देखोगे, ये जो 11 टॉपिक है ना, आपको अगर इसको ढंग से आप समझो, ये 11 में से हमको पेपर में क्वेश्चन कितने करने हैं दोनों में, 5 और 5 10, 10 क्वेश्चन करने हैं। 5 करने हैं जीएस पेपर 1 में, और 5 करने हैं पेपर 2 में। ये आपका वैसे फुल पेपर है, मतलब 200 नंबर है ये कहने को। तो ये तो हमें छोड़ने नहीं। तो 3 हो गए आपके क्या, एंशियंट के। 2 हो गए क्या आपके, मिडिवियल के। 4 हो गए किसके आपके, 5 हो गए आपके क्या, मॉडर्न के। ये थोड़ा आपका मिडिवल भी हो गया। तो मतलब आपका मॉडर्न तो सबसे पुख्ता है। तो अगर मॉडर्न में 1 2 3 4 5 टॉपिक है ना, 5 ही करने होंगे आपको। अगर एक आप उठा दो वर्ड हिस्ट्री का, 2 ये ऐसे निकालो। उसी तरीके से आपका ये है, कितने करने हैं, 5। तो ये तो आईबीसी तो पूछ ही रहे हैं, वो वैदिक एज भी पूछ ही रहे हैं, वो तो बुद्धिज्म भी पूछ रहे हैं। यहां पर अब इस वाली स्लाइड को अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करो। ये तो करना ही करना है आपका। 11 मतलब आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस विच यू गेट इन पेपर, 11 क्वेश्चन हमारे पास है। 16 क्वेश्चंस में से, 16 में मतलब, पर वो 2 2 क्वेश्चन होते हैं ना, दिक्कत उनके साथ ये भी है, आगे उनके सब सेक्शंस है। चलो वो वाला सिनेरियो भी हम ले लेते हैं कि 16 2 32। 32 में से हमारे पास 11 टॉपिक्स है। ये मतलब आपका इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसको स्ट्रेटेजिकली करो, इसमें अपनी कहीं सिनर्जी बिठाओ। ये हमारा सबसे मेन है। इसके ऊपर फिर हम कुछ भी, ऐसे तो इन्होंने वर्ड वॉर्स भी पूछे, ठीक है ना, पर ये नहीं छोड़ने हमने यार। ये आप बाय हुक और बाय, ये है बाय हुक और बाय क्रुक, इसमें निकालने नंबर। इसको आप फिर अपने को परेशानी, अब जो मेरे को टॉपिक नहीं आ रहा ना, उसको मैं छोड़ दूं, या उसको रट लूं जैसे तैसे करके, कोई चीट बन जाए, कुछ कोड बन जाए, उसका टाइम मैं इधर ही डाइवर्ट कर दूं, क्योंकि यहां से तो आना ही है प्रश्न, ये तो गारंटीड ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से प्रश्न ना आए। अब अगर आप नेशनलिज्म से क्वेश्चन ही पूछेंगे तो कहां से पूछेंगे, फिर तो हिस्ट्री खत्म होगी मॉडर्न, फिर तो पूछो ही मत। और अगर इसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, खत्म। तो यहां से तो आएगा ही आएगा। अब अगर मुगल से नहीं पूछेंगे या 80 सेंचुरी से नहीं पूछेंगे, फिर क्या से पूछेंगे, फिर तो आप, क्योंकि 90 सेंचुरी तो कवर हो गया इधर ही, 20 सेंचुरी भी कवर हो गया इधर, तो 70 सेंचुरी का तो यही बचा, तो 70 सेंचुरी भी कवर हो गया। ये वैसा है, ठीक है ना। तो हमको बस इतना निकालना है कि मेरा ये वाला पोर्शन है, ये मैंने करना ही करना है, इसको मैं अब छोड़ दूं या
कम ध्यान दूं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले मेजर टॉपिक ही कर ले, फिर इनको करें, क्योंकि जनरली हिस्ट्री का साथ, जैसे मैं यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, तो एक चीज़ हमको क्या लगती है कि हिस्ट्री है ना भाई, तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना पड़ेगा एक क्रोनोलॉजी में। ऐसा नहीं है। हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, थीम्स में। तभी तो एनसीईआरटी भी अब थीम 1, थीम 2, थीम 3 निकालती है। क्रोनोलॉजी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है ना, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। तो इतना परेशान मत हो ना आप कि भाई मेरे को टॉपिक नहीं आया पूरा। जब भी आपको कुछ दिक्कत आएगी, ऑलवेज देयर विद यू पीपल, कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो जैसा भी आपको ठीक लगेगा, जब भी आपको ठीक लगेगा, बट अपना थोड़ा सा आपने ना ये एनालिसिस उनालिसिस करके रखना, ताकि थोड़ी बहुत हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। अब हम एक जनरल एक्सपेक्ट यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली लाइफ के बारे में। हाउ डिड लाइफ स्टार्टेड, या हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्योंकि इस एवोल्यूशन से हमको क्या समझ आ रहा है, जब ये लाइफ का एवोल्यूशन समझते हैं, इस एवोल्यूशन से हमें यह समझ आ रहा है कि पहली बार कोई मैन विमेन आएंगे, एंड दे विल बी रॉ, और समहाउ दे विल ट्राई टू सर्वाइव, और उस सर्वाइवल में एक कहानी शुरू हो जाएगी, और उस कहानी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। द स्टोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ मैन एंड इट्स एवोल्यूशन इज नोन एज योर हिस्ट्री। ये तो एक ऐसी डेफिनेशन है जो हम कहां देते हैं, जब हम जीएस को पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ अ मैन। लेकिन सही मायने में जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री को समझते हैं, हिस्ट्री बेसिकली क्या है, हिस्ट्री इज अ एविडेंस। हिस्ट्री इज अ एविडेंस। हिस्ट्री एक इंडेंट है, किसका, किसी एक इंडिविजुअल का, जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है लाइफ कैसे फ्लरिश की गई है। इसीलिए हिस्ट्री में हमको क्या देने पड़ते हैं, एविडेंसेस। और इन्हीं एविडेंसेस को हम किस नाम से जानते हैं, हिस्ट्रियोग्राफी के नाम से। तो जब हम जीएस पढ़ते हैं, हमारे लिए इट इज जस्ट अ स्टोरी, इवेंट्स बता दिए, डिक्लाइन का कारण बता दिया। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑप्शनल के परस्पेक्टिव से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये एकदम से हमारे लिए क्या हो जाता है, इट बिकम्स द स्टोरी, बट दैट स्टोरी हैज सर्टन फैक्ट्स इन इट एंड सब्जेक्टिविटी इन इट, ऑब्जेक्टिविटी इन इट। वही ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को किसी बंदे ने लिखा है, उसी को हमने लिखना है और अपने नंबर भी सीखने हैं, बस बात खत्म। इतना सा है। तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें हमने किसी बंदे की क्या डालनी है, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। इसीलिए जो हमारा सबसे पहला, एक तरीके से अगर आपको मैं बोलूं, लेक्चर या उसकी जो थीम रहेगी, वो यहां पर क्या रखती है, आपका एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्योंकि इसी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के चलते हुए उसने क्या किया, उसने बहुत सारे टूल्स को यूज किया, और यही टूल्स आज की डेट में हमारे पास क्या बने हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। और इन्हीं एविडेंसेस को मैंने, आपने पढ़ना है और लिखना है। लेकिन इन एविडेंसेस को बताने वाले हमारे पास कौन थे, लार्जली ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, 1861 के बाद, करिंगम वगैरह। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये बनेगा हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक। उसके बाद बनेगा लिटरेरी सोर्सेस, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड की गई है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक होगी आपकी क्या, प्री, एक होगी आपकी क्या, प्रोटो, एक होगी आपकी क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। प्री में कुछ भी लिखित नहीं था, सब कुछ जो था
वो क्या था? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था। और अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस 90% ऑफ हिस्ट्री इज प्री हिस्ट्री। ये कब से शुरू हो रही है? 50, आप 50 बोल दो, कोई 2.5 मिलियन बोल देगा, कोई 5 मिलियन बोल देगा। अब यहां पे डिबेट्स है, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री में कुछ लिखित था, लेकिन वो डिसाइफर नहीं किया गया था, अभी भी नहीं किया गया, वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये कहां पर है? समवेयर अराउंड आईबीसी वाला टाइम पीरियड। और मॉडर्न तो लिखित भी है और समझ में भी है, जैसे महाभारत, जैसे अशोका के एडिक्ट्स, उनको डिसाइफर कर दिया जेम्स प्रिंसेप ने। तभी तो उसने बताया कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी, इट वॉज सेंट्रलाइज्ड बट इट हैड ऑटोनॉमी। लेकिन चाणक्य क्या बोलता था अर्थशास्त्र में? कि सेंट्रलाइज्ड है, रीजनल ऑटोनॉमी नहीं है। लेकिन जब अब यहां पे क्या हो रहा है, जो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं वो राजा के समय लिखे गए हैं, और बहुत राजा ऐसे थे जिनको हम कविराज भी खुद कह लेते हैं क्योंकि खुद लिखते थे। अब इमेजिन करो, आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अब राजा राज है, राजा राज, आप मेरे बारे में कुछ गलत लिखोगे ही नहीं। लिटरेरी सोर्स में प्रॉब्लम यह है कि इट इज फुल ऑफ बायसनेस। राजा जो चाहेगा वही लिखाएगा। गुप्ता एज गोल्डन एज थी, तो वो लिखा ना भाई जिन बंदों ने, जो ऑलरेडी थे तो थी। लेकिन एक दूसरा आर्ग्यूमेंट कब देखेंगे हम? जब हम क्या करेंगे? उसकी छानबीन करेंगे। जब उसकी छानबीन करनी शुरू हुई, तब पता लगा इतनी भी गोल्डन एज नहीं थी, क्योंकि विमेन को अभी भी क्या हो रहा था? सती हो रही थी। विमेन के राइट्स अभी भी दबे हुए थे। जो गिल्ड्स थे, कार्टर्स बन चुके थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी। वेल्थ जो थी वो टॉप लेवल में कंसंट्रेटेड थी। जो नीचे के लोग थे, कोर क्या था? अनटचेबिलिटी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, एक नई क्लास डेवलप हो चुकी थी, चंडाल्स, जिनको जंगलों में रखा जाता था। उनको आग भी यूज करने नहीं देते थे, तो वो रॉ मीट खाते थे। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उस टाइम के लिखे थे, वो ब्रिटिशर्स ने जब पढ़े, तो प्रॉब्लम होना शुरू होगी। अगर आपको थोड़ा सा, ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, आप लोगों को याद होंगे ये वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर कौन आएगा आपके पास? कॉर्नवालिस। इनके टाइम पे अगर आप देखोगे क्या बनी थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके अंदर जो बंदे थे ना, मिलनर, विकिंस वगैरह, ये लोग पहली बार भारत की सभ्यता को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर ये समझते हैं कि यार, जो अर्थशास्त्र में लिखा है इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है भाई? और ये क्या करना चाह रहे थे? दे वॉन्टेड टू रूल। इसीलिए दे विल क्रिटिसाइज द ओल्ड लिटरेचर्स ऑफ अस एंड गिव अ न्यू वेरिएंट। उस वेरिएंट में क्या लिखा था? प्रॉब्लम्स। तो ये क्या बन गए? कॉलोनियल हिस्ट्री। और हमको रूल इसी के ऊपर किया गया कि तुम्हारे समाज में तो कितनी बुराइयां थी, जैसे सती, जैसे रीत, जैसे बिगार, एक्स वाई जेड। लेकिन हमारे तो नहीं थी। और जब इन्होंने इंग्लिश लाई, आगे चल के अगर आप देखोगे 1855 के बाद, 35 नहीं बोल रहा हूं मैं, वो छोड़ो, मैं कॉल मिनट, जब ये शुरू हुआ, मेन पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, मेन जहां पर आप देखोगे एक नया सेट उठा। उसने बोला कि तुमने इंटरप्रिटेशन तो की, लेकिन तुमने इंटरप्रिटेशन जो की है, वो इंटरप्रिटेशन इज नॉट राइट। सती थी, बट वो कैसी थी? इट वॉज नॉट कंपल्सरी। वो कैसी थी? अगर करनी है तो करो, नहीं करनी मत करो। उसी तरीके से जो टैक्स था, बलि, कर, इट वॉज नॉट कंपल्सरी। इन लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स ने जो लिखा था, कॉलोनियल हिस्टोरियन ने जो लिखा था, उसको काउंटर करना शुरू कर दिया। और यह बताना शुरू कर दिया कि हमारा जो पीरियड था, चाहे वैदिक था, चाहे हड़प्पन थे, चाहे गुप्ता था, इट वॉज ग्रेट इनफ कि हम खुद रूल कर सके। और क्या बन गया? नेशनलिस्ट स्कूल। और डिबेट शुरू हो गई। ये आपके क्या है? लिटरेरी सोर्सेस। पर ये धार्मिक नहीं है। लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? धार्मिक। तो लिटरेरी सोर्सेस दो प्रकार के हो गए। एक हो गए नॉन रिलीजियस, जो इंटरप्रिटेशंस है, और एक हो गए रिलीजियस सोर्सेस, जैसे
पुराणास हो गए, एपिक्स हो गए, वेद हो गए। अब वेद है, अब वेद है, अब वेद किसको समझ आए? वेद आए समझ ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स ने क्या लिखने शुरू कर दिए? ब्राह्मणास, ब्राह्मण्स, एक्सप्लेनेशंस ऑफ द वेद। क्योंकि वेदों में क्या लिखा था? रिचुअल्स कैसे करने हैं। इन रिचुअल्स को एक्सप्लेन किसमें किया गया? ब्राह्मणास। अब वेदों का जो एक्सप्लेनेशन था वो हम लोगों को पसंद नहीं आया, तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब मैं हूं सेज अगस्त्य, और आप है मेरे वाइफ लोक मुद्रा। हमने क्या लिख दिया? ऋग्वेद। और भी थे, कर्ण डायनेस्टी ने भी लिखा है उसको। अब हम तो लिख दिया, अब हमारे स्टूडेंट्स हो गए, अब हम तो मर गए। इट वॉज ऑल अबाउट वेद, इट वॉज ऑल अबाउट ट्रांसफर्ड नॉलेज, कि भगवान कैसे पाने हैं, क्या करना है, क्या है इंटरप्रिटेशंस क्या है। तो ऋग्वेद में हमने देखा इंद्र सबसे ऊपर था, प्रोमिनेंट। उसके बाद कौन थे? अग्नि। और उसके बाद कौन थे? वरुण। फिर कौन थे आपके? सोमा। इस तरीके से। अब इंद्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? इंद्र इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंद्र ने एक टाइम एक राक्षस को हराया था, जिस राक्षस ने सारी रिवर्स को क्या कर दिया था? ड्राई। और सारी सिविलाइजेशन कहां रहती थी? रिवर्स के किनारे। तो जब नदियां ही सूख गई तो एग्रीकल्चर खत्म हो गया। तो इंद्र ने क्या किया? उस राक्षस को हराया। अब इंद्र यहां पे इंसान है, भगवान है, या महापुरुष है, क्वेश्चन मार्क। की हमारा डिबेट, ये हमारी डिबेट नहीं है, ठीक है। तो इंद्र हमारा मेन गॉड हो गया यहां पर। और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। तो हमको क्या देनी पड़ेगी? आहुति। अब आहुति जब हम देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको रॉ से रूट फॉर्म में लाना पड़ेगा, राख फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगेगी? फायर। तो हमारा जो नेक्स्ट मेन गॉड हो गया वो कौन हो गया? अग्नि। जो गॉड और ह्यूमंस के बीच क्या करता था? एक कनेक्शन सेट करता था, ठीक है ना। अब लेकिन हम हवन ऐसे नहीं कर सकते, हमको थोड़ा प्यूरिफाई होना पड़ेगा। तो प्यूरिफाई होने के लिए एक प्लांट था, सोम। उससे क्या निकलता था? सोम रस, जैसे आज का गंगा जल हो गया। और हम प्यूरिफाई होते गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट रिवर क्या थी? सरस्वती। जो सबसे सेक्रेड थी, जो किसका रेफरेंस है यहां पर? वरुणा का। क्योंकि सब कुछ कहां जाएगा? नदी में। क्योंकि नदी आपको सब कुछ दे रही है, नदी से ही सब कुछ मिल रहा है, इस नदी में ही जा रहे हैं। आप किसी को जला रहे हो या नदी में ही डुबा रहे हो, यह डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रिसोर्सिस के ऊपर। हमने तो जलाना बड़ा लेट शुरू किया, हम तो पहले नदियों में ही डाल देते थे। ऐसे करके यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरीज इवॉल्व हो रही है। तो यहां पर मुझे समझ आया कि वेदों में रिचुअल्स थे, और इन रिचुअल्स को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया ब्राह्मणास ने, और बोला कि और कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसे से करके। अब कुछ लोगों को लगा कि ये जो सैक्रिफाइसेस है, एनिमल सैक्रिफाइसेस है, ये ठीक नहीं है, एंड इतना ज्यादा मटेरियलिज्म नहीं होना चाहिए। तो जब ये मटेरियलिज्म के ऊपर बात आई, ये मटेरियलिज्म के ऊपर बात आई, तो कुछ ब्राह्मण कहां चले गए? राजा के साथ रहना शुरू किया, और दे अडॉप्टेड लाइफ ऑफ कॉमन मैन। ये शादी भी कर रहे हैं, ये हवन पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और ये ब्रह्मनाश भी लिख रहे हैं। और इनको राजा इनको खुश करने के लिए क्या दे रहा है? लैंड। और ये अमीर होते जा रहे हैं, मटेरियलिज्म में फंस गए। लेकिन कुछ ब्राह्मण वैसे थे जो अलग हो गए, और कहां चले गए? फॉरेस्ट में। उन्होंने बोला कि मैं इस मटेरियलिज्म से दूर हूं, और उन्होंने इन ब्रह्मनाश को क्या करना शुरू कर दिया? थोड़ा सा काउंटर करना शुरू कर दिया, रिचुअल्स को काउंटर करना शुरू कर दिया, और बोला कि असली में वेद का मतलब कुछ और है। और उन्होंने क्या लिखने शुरू कर दिए? अरेंकास, फॉरेस्ट टेक्स्ट्स। तो ब्रह्मणास जो थे, वेद से जो निकले थे, वो तो डायरेक्ट फैक्ट है, उसमें फिलोसफी नहीं थी। क्योंकि जो उपिंदर सिंह ने अपनी किताब में लिखा, मैंने वो निकाला, उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। क्या मुझे सबूत देने की जरूरत है? नहीं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? अब मैं नारद मुनि हूं, मैं आपके पास आया पहले, मैंने बोला जी मेरे को समझाओ। आप बोल रहे हो कि देखो यहां पे क्या लिखा है, मैंने इसको कोडिफाई कर दिया, मैंने मान लिया। अब मैं 2 साल, 200 साल भटकता रहा, इतने मैंने जानवर मार दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने, मेरे को शांति नहीं मिल रही। अब मैं आपके पास आ गया जंगलों में, मैंने बोला ऋषि वेद व्यास जी,
कुछ बताओ, वो जंगलों में बैठे हुए, साथ में इमेजिन करो लव कुश भी हो उनके साथ। वो बोल रहे कि ठीक है आपने जो किया, आप ऐसा करके देखो, आप ध्यान लगाओ, बस मेडिटेट करो, ओनली मेडिटेशन विल हेल्प। भगवान की सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर गॉड। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। अब जो जंगलों में थे, अरंकास में थे ब्राह्मण, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द ब्राह्मणास, मतलब वो अपने को ऊपर रखने के लिए दूसरे को नीचे कर रहे हैं। ये जो टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दर्शन। वो मेरे दर्शन कर रहे हैं, मतलब फिलॉसफी। तो अरंकास बेसिकली क्या थे, ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी, एक फिलॉसफी बननी शुरू कर दी। और इसी फिलॉसफी से बाद में आप देखोगे किसका जन्म होता है, उपनिषद का, फिलॉसफीज। और ये जो फिलॉसफीज है बाद में, ये जो उपनिषद है, कितने उपनिषद है, 108, इसमें से जो 13 कोर है ना, वो हमको क्या दे देंगे, वेदांत, वेद के अंत हो रहे हैं अब जाके निकलती है 6 कोर हिंदू या फिर सनातन धर्म फिलॉसफीज, या फिर ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज, या फिर आस्तिक फिलॉसफीज, जिसमें क्या है, योग फिलॉसफी, न्यायिक फिलॉसफी पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, मीमांसा फिलॉसफी, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा वगैरह। इसमें सारा क्या है, बर्थ, कर्मा, रिसाइकल, यूज, सब कुछ है इसमें। लेकिन यहां पर जो है, इट वॉज ऑल डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणास, क्षत्रियाज एंड वैश्यास। लेकिन एक और कम्युनिटी थी, शूद्रास। अब इन लोगों ने क्या बांध दिया, इन लोगों ने बांध दिया जनेऊ, सेक्रेड थ्रेड, मतलब दे कैन परफॉर्म द रिचुअल्स ऑफ गॉड। और जो शूद्रास थे उनको कर दिया आउटकास्ट। इनकी अपनी फिलोसफी डेवलप होगी जो इस फिलोसफी को काउंटर करेगी। एक बनेगी चारवाक्य फिलोसफी, एक बनेगी बुद्धिज्म फिलोसफी, और एक बनेगी जैनिज्म फिलोसफी। यहां से हमारे हिस्ट्री शुरू होती है बेसिकली। अब इसको जब हम टाइमलाइन पे डालते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लगभग 1700 के आसपास ऋग्वेद लिखा जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे, आपके 1100 से लेकर 800 तक आपका सामवेद और यजुर्वेद लिखा जा रहा है। और जब ये लिखा जा रहा है, ठीक है ना, उसके बाद आप देखोगे 800 से लेकर 600 तक ब्रह्मनास लिखे जा रहे हैं। फिर 700 से लेकर 500 तक आपके आर्यंकास लिखे जा रहे हैं। फिर आप देखोगे 600 से 400 तक आपके उपनिषद लिखे जा रहे हैं, जिसमें ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, भगवान को प्रमोट किया जा रहा है, कास्टिज्म अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला कि एक जो कास्ट थी शुद्ध, वो अलग हो चुके थे, कुछ क्रांति आ चुकी थी। और हमने देखा इस टाइम पीरियड के आसपास क्या डेवलप हो रहा है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो इसके आपके पैरेलल चलता रहेगा। क्योंकि 583 में कि 63 में किसका बर्थ हो जाएगा, आपके गौतम बुद्ध वगैरह का। बस 35 साल में तो उन्होंने क्या अटेन कर लिया, एनलाइटनमेंट, निर्वाणा। तो वो अपनी फिलोसफीज दे रहे हैं, बुधा, धमा और संघ बना दिया उन्होंने, पहले टीचिंग भी दे दी। एटर्नल ट्रूथ क्या है, सफरिंग। सफरिंग आती किससे, सेकंड ट्रूथ अटैचमेंट या फिर डिजायर। तीसरा ट्रूथ क्या बोल दिया कि कैसे छोड़ोगे, निर्वाणा से। निर्वाणा मिलेगा कैसा, बाय 8 फोल्ड पाथ, राइट इंफॉर्मेशन से। तो ये आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है, एक टाइमलाइन, ये तो होगी क्रोनोलॉजी। और जो ये पीछे हम कर रहे थे, वो था आपका थीम। तो थीम क्या था, क्वेश्चन क्या था, अगर आप हल्का सा सोचोगे, एक हमने PYQ देखा था, मेरे माइंड में वही आया, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस था। गॉड, ब्राह्मणिज्म, कास्टिज्म और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स वर्सेस नो गॉड, नो ब्राह्मण्स, इक्वालिटी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड एंड नो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा, कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा विद बर्थ एंड रिसाइकल्स। आपका आंसर क्या होगा, एक होती है थीम, एक हो गया क्रोनोलॉजी। इस थीम को फिर हम किसके साथ डालेंगे, क्रोनोलॉजी के साथ, ये आपकी टाइमलाइन बनेगी, डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने आंसर्स को यहां पर प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यज्ञ भी करेंगे, हवन भी करेंगे, और थोड़ी बहुत जनरल थ्योरीज भी करेंगे। समझ आ गया आपको। तो ये हमारा है, ये तो मेरे को ऐसी क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ ऐसे करके था। फिर
एक और एक्सपेक्ट हमारा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है ना। उसमें हमको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपने हल्की बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी। अब हमको क्या पता है कि भाई समवेयर अराउंड 4.6 मिलियन ईयर्स अगो टिल योर प्रेजेंट 2025, लाइफ ने यहां पर हमको थोड़ा थोड़ा झंझोड़ा है, शॉक्स दिए हैं। और वो शॉक्स कैसे है कि मैं पहले 4 पाँव से चल रहा था, 4 पेडरल, फिर मैं बाय पेडरल हुआ। लेकिन जब मैं बाय पेडरल था तो मैं कैसा था, मैं इतना भी अपराइट नहीं था, मैं इतना भी अपराइट नहीं था। तो जब मैं अपराइट नहीं था, मेरा जो हेड था वो बड़ा लार्ज था, मेरा जो पेल्विक था वो बड़ा लार्ज था। तो इसमें जो बच्चा था, पेल्विक लार्ज होने के कारण जो बच्चा था वो 9 महीने से ज्यादा पेट में रह जाता था। जब वो 9 महीने से ज्यादा पेट में रह जाता था, जैसे बंदरों को ओरोगुटान वगैरह के रह जाता है, जब डिलीवरी होती थी बच्चे की, वो लार्जली अपने सीधे बायपेडरली निकलता था, अपने 2 पाँव पे खड़ा हो जाता था। तो स्टार्टिंग में हम कभी हमको किसी की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जो फिटस था, इन्फेंट था, वो था ही नहीं, वो सीधा बड़ा ही निकला, क्योंकि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो वैसा था। आस्ते आस्ते आपने देखा एक टर्म आएगी, हम इसको कल करेंगे, होमो इरेक्टस। इंसान बायपेडरल तो था ही था, पहले से ही था, एक्यूलियन एरा में ही था। 4 पॉइंट, ये आपका 4.6 बिलियन ईयर्स में ही था। लेकिन आगे जाते जाते जब चेंज आएगा, डेवलपमेंट होगी, तो वो पूरा आपका सीधा खड़ा हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा, और वो अपने दोनों हाथों को चलाना शुरू कर देगा। जब उसने अपने दोनों हाथों को चलाना शुरू किया, उसका दिमाग का साइज भी घट रहा, उसके स्कल का साइज घट रहा है, लेकिन ब्रेन का जो साइज है वो बढ़ रहा है। ब्रेन को कैसे नापते हैं आप, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो स्टार्टिंग में 300 से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर होता था बस। आस्ते आस्ते आप देखोगे अभी हम 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हमारा खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है। लेकिन हमारा जो स्कल है, हमारा जो क्रेनियम है, वो रिड्यूस होता गया। अभी जब चेंजेस वगैरह आ रहे थे, इसी में हमने क्या देखा कि जो हमारे ये 5 मिलियन ईयर्स के आसपास जो टाइमलाइन आई, इसमें हम बिल्कुल सीधे हो गए। सीधे होने के कारण हमारा जो पेल्विक था वो छोटा हो गया। जैसे ये पेल्विक छोटा हुआ, हमारे को बच्चा रखने की जो कैपेसिटी थी एक फीमेल की, वो कम हो गई, और डिलीवरीज आपकी विद इन ईयर होना लगा। अब विद इन ईयर तो क्या निकल रहा है अंदर से, इन्फेंट। तो उसकी क्या करनी पड़ेगी अब आपको, केयर। जब आपको केयर करनी पड़ेगी ना, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आउटसाइड हेल्प की। और आप किस में रहना शुरू करोगे अब आस्ते आस्ते, कम्युनिटी में। और जब कम्युनिटी में रहोगे, जब आप कम्युनिटी में रहोगे, तो आपके अंदर से क्या जागेंगे अब, इमोशंस, दुख, दर्द, पीड़ा। अब वो बच्चा आया, अब वो बच्चा मर गया, या उसकी मां मर गई। एग्जाम्पल, जैसे लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए, लॉर्ड बुद्धा की मां 7 दिन में मर गई। अब इसको सीधा पीछे ले जाओ, कब, होमो इरेक्टस के टाइम पीरियड पे। तो जैनिज्म, मतलब महावीर जैन भी है, और गौतम बुद्ध भी है, और विष्णु भी है, और शिव भी है, और सारे बच्चे हैं। और हमारे पास ये एरिया है शिमला, यहां पर गुफाओं में भी हम रह रहे हैं, क्योंकि बाहर एक्सट्रीम कोल्ड है। पीलोस्टीन एरा चल रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड है बाहर, होलोसीन अभी आया नहीं है। और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, ये बच्चा भी छोटा है, ये बच्चा भी छोटा है, ये बच्चा भी छोटा है, ये बच्चा भी छोटा है। लेकिन रह रहे हैं सारे साथ 2-3 गुफाओं में आसपास। और उसमें लॉर्ड बुद्धा की मां मर गई, महामाया, और वो मरी हुई। अब क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दे कि बस ठीक है। अब जो यहाँ के समुदाय के लोग थे, उनको बोला कि यार इसको कुछ करो, ये डिकम्पोज डिके हो रही है, बीमारियां लग जाएगी। इन्होंने भी कुछ बोला, इन्होंने भी कुछ बोला। फिर सब ने सर्वसहमति से क्या लिया कि इसको करते हैं, क्या करे क्या करे क्या करे, ऐसा करो नदी में डाल दो, हमारे से दूर ले जाओ इसको, या इसको मिट्टी में दफना दो। लेकिन लॉर्ड बुद्धा के पापा मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। 3 दिन लाश ऐसी पड़ी रही।
चौथे दिन इसको भेड़ियों ने खाना शुरू कर दिया। अब उनको दुख लगा, ओ यार इसको तो बाहर के लोग, इसको तो जानवर खा रहे हैं। अब उनके अंदर क्या इमोशन जागा कि कैसे था। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं यार, ना नदी में बहाना ना दफनाना, आग तो है, होमो इरेक्टस विल कंट्रोल फायर। ह्यूमन लोगों ने फायर की डिस्कवरी नहीं की, फायर तो थी, विल कंट्रोल फायर। उन्होंने बोला नहीं यार, लेट अस बर्न हर। फिर उसको आप नदी में बहा दो। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर, एक सोसाइटी में क्या शुरू हो रहा है अब, रिचुअल, एक पैटर्न शुरू हो जाएगा। अपनी एनवायरमेंट भी साफ रखनी है, इमोशंस भी जागरूक है, नहीं तो पाइल ऑफ कॉप्स नहीं बन जाता, फिर तो मोहनजोदड़ो बन जाता, माउंट ऑफ कॉप्स, बीमारियां लग जाती। सो दिस इज हाउ व्हेन वी स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, वी विल अंडरस्टैंड होमो इरेक्टस से, नेहद्रल से आगे सेपियंस तक हमने क्या क्या सीखा, और कैसे करके आप देखोगे भारत में ये आए। तो भारत में ये दो रास्तों से आए। एक था आपके पंजाब सिंध, एक था मखरन कोस्ट, वहां से सीधा नीचे लोअर पार्ट सिंध। तो ये वाले जाएंगे विंध्याचल। इसीलिए जो अर्ली ह्यूमन है वो आपको कहां देखने को मिलता है, नर्मदा में, हंथौरा विलेज। जो पहले टूल्स हमको मिले हैं, अर्ली अर्ली जो हमको मिला है अवशेष, वो होमो सेपियन और होमो इरेक्टस से भी पहले के हैं, लेटेस्ट फाइंडिंग्स। तो जब ये हमारे पास आएंगे, दो जगह से आएंगे। एक रूट क्या है इनका, ये पाकिस्तान पठानकोट वाला रूट जो अभी तक है, और दूसरा रूट क्या था इनका, मकरान कोट पाकिस्तान, जो अर्ली हड़प्पन साइड बनती है हमारी, वहां से शुरू होगा हड़प्पन, मकरान कोट बिल्कुल नीचे कोट जी वगैरह, और सीधा वहां से सिंध घुसेंगे और कहां पहुंचेंगे, विंध्याचल रेंजेस के नीचे नर्मदा वगैरह में। और एक कहां बसेगी, ये बन जाएगा सोहनलाई कल्चर, और ये बन जाएगा आपका नेवाडा कल्चर। इसके नीचे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मद्रासा कल्चर। फिर हम कल्चर्स पढ़ते हैं अर्ली लाइफ के। तो जब हम इसको डिटेल में करेंगे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, कि किस तरीके से इंसान ने फायर को कंट्रोल किया, ये किया वो किया। और मतलब हम बेसिकली, सही मायने में बोलो, हम क्या पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एरा टिल योर नियोलिथिक एरा, क्योंकि उसके साथ क्या शुरू होता है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और क्या उनकी डिबेट्स वगैरह है। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन हाँ, कल हम एक बार क्या डिस्कस कर लेंगे, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, पेपर 2, ठीक है ना। उसके बाद हमारा कल का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ वी विल ऐड डिफरेंट हिस्टोरियंस, हम कैसे सारे हिस्टोरियंस को ऐड करेंगे इस पूरी की पूरी जर्नी में। और कल आपको मैं पहले नोट्स भी दे दूंगा आपको, 1.5 या 2 पेज है, ठीक है। बस ये है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई डाउट वगैरह होगा आपने मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर देना है ऑनलाइन सबको। थैंक यू सो मच।